नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें, और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। लेकिन आज पाठशाला की शुरुआत करूं उससे पहले एक विशेष जानकारी आपको दे दूं। अगले हफ्ते से सोमवार से पाठशाला 8:55 पर नहीं बल्कि 8:50 से शुरू हो जाएगी। तो अटेंडेंस थोड़ा पहले लगेगा, पाठशाला थोड़े पहले शुरू होगी। 8:50 पर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइएगा, वरना क्लास मिस होगी। लेकिन आज पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन से चैप्टर खोल रहा हूं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब 4.5 घंटे में क्या 1,40,00,000 लोग मरेंगे? कैसे मरेंगे, आज इसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही भयावह खबर है। 4.5 घंटे में करीब 1.5 करोड़ लोग मर सकते हैं। वो चैप्टर जो बताएगा कि अमेरिका और यूरोप कैसे यूक्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं। ये यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका और यूरोप कैसे रूस से डरे हुए हैं और यूक्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका का वो पैंतरा जो नहीं चला, पीएम मोदी ने कैसे फिर खेल कर दिया, इस पूरे मामले के बारे में बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि रूस को हथियार नहीं बल्कि महंगाई जीत दिलाएगी। कैसे, कोई महंगाई से युद्ध कैसे जीत सकता है, आज मैं बताऊंगा। इसके अलावा एक चैप्टर होगा हिजाब पर। ईरान और पटना का वो वीडियो जो हर हिजाब को गिरा देगा, आज आपको जरूर देखना चाहिए। आतंक फैलाने वाले नहीं बल्कि आतंक से लड़ने वाले कुत्तों का भी चैप्टर लेकर आया हूं। कश्मीर में कुत्ते ने कैसे 2 आतंकी मार गिराए, आज आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन। दिल्ली पुलिस ने आज गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गोपाल इटालिया से 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। गोपाल इटालिया का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिख रहे थे, उनको नीच बता रहे थे। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा। गुजरात के लोगों की जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले की सरकार सिर्फ वहीं विकास करती थी जहां उन्हें राजनीतिक फायदा होता था। हिमाचल प्रदेश के ऊना की एक रैली में पीएम ये बात कह रहे थे। पीएम ने ऊना में हिमाचल प्रदेश के लिए पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई और इसके अलावा IIIT का उद्घाटन किया। चंबा में बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रख दी। ऊना में पीएम मोदी के सामने देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे भी लगे। ज्ञानवापी मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग पर कल फैसला आ सकता है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग जैसी आकृति और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके ASI एक्सपर्ट कमेटी से जांच की मांग की थी, और इस दौरान अगर शिवलिंग आकृति के पास कुछ कार्बन पार्टिकल मिले तो उनकी भी जांच की जाए, ये कहा था, जिससे पता चल सके कि वो कितना प्राचीन है। जांच एजेंसीज के दुरुपयोग के आरोप को लगाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो दिन भी आएगा जब सत्ता जाने पर यही एजेंसीज आपको कान पकड़कर घर से बाहर खींचकर निकालेंगी। बीजेपी ने भी पलटवार किया, कहा कि जो भ्रष्ट होगा वो जेल जाएगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने भारत की जमकर तारीफ की। यहां कुछ लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन IMF भारत की तारीफ कर रहा है। IMF ने भारत की कैश ट्रांसफर योजना की तारीफ करते हुए इसे चमत्कार की तरह बताया। IMF ने यह भी कहा कि दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी के बाद भी भारत ने कैश ट्रांसफर योजना को लागू किया और कम इनकम वाले लोगों की मदद की। यूक्रेन के खेरसोन पर कब्जा करने के बाद अब वहां से स्थानीय लोगों को निकालने का आदेश जारी हुआ है। खेरसोन में रूस द्वारा नियुक्त गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने वीडियो मैसेज के जरिए स्थानीय लोगों से खेरसोन खाली करने के लिए कहा। इसके लिए गवर्नर ने रूस की मदद भी मांगी है। खेरसोन उन 4 इलाकों में से है जिनका 30 सितंबर को पुतिन ने रूस में विलय कर दिया था। दिन भर की खबरों के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें यूक्रेन युद्ध का वो चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया, 3rd वर्ल्ड वॉर हो गया, तो कैसे 4.5 घंटे में, मात्र 4.5 घंटे में
करीब 1.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच नेटो के देशों में हड़कंप मच गया है। वो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वो रूस के खिलाफ नए सिरे से प्लान बना रहे हैं। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन, और यूक्रेन के पीछे नेटो के जो देश हैं। पीछे हैं, साथ में नहीं है, पीछे, ध्यान रखिएगा। वो यूक्रेन को हथियार देने की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। वो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनका कहना है कि भाई मेरे पास तो एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 10% है लड़ने के लिए। खुद हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन हवा में उड़ते चीजों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन लड़ाई में कूद रहे हैं। नेटो देशों के फुल एक्टिव होने के बाद रूस ने भी धमका दिया है कि अगर यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दी गई तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी हैं अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। कीव अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के कदम का मतलब सीधा तीसरे विश्व युद्ध की गारंटी होगा। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने को लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का स्टेटस क्या है भाई। और जब आपको यह स्टेटस बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका और यूरोप के देश ये ज़ेलेंस्की और इसके यूक्रेन को बेवकूफ बना रहे बेवकूफ। यूक्रेन क्या है, लंबे समय से नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, अगर तुम इतना इसके साथ खड़े हो तो पहले तो नेटो में शामिल करो। वो नहीं कर रहे हैं। युद्ध के बीच 30 सितंबर को यूक्रेन ने नेटो के लिए ऑफिशियली अप्लाई भी कर दिया कि भैया हमको ले लो, अपने साथ ले लो। 30 सितंबर को कर दिया, लेकिन नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके सभी सदस्य देशों का समर्थन जरूरी है। नेटो की सदस्यता कितने दिनों में मिलेगी, इसकी कोई तय समय सीमा भी नहीं है। तो ये भाई अपना लड़ रहा है, वो लोग पीछे से पंप कर रहे हैं, लेकिन नेटो में इसको नहीं ले रहे हैं। ये वो हालत है इसकी कि ये दौड़ रहा है, पीछे से नेटो देश जो है वो गाड़ी में इसको कह रहे हैं दौड़ो दौड़ो, बहुत अच्छा दौड़ रहे हो। ये कह रहा है मैं थक रहा हूं, मुझे गाड़ी में बैठा लो, मुझे थोड़ी दूर लेके चलना। गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, गाड़ी साइड साइड चलेगी, ये अकेला दौड़ता रहेगा और पीछे से गाड़ी में बैठे बैठे कहेंगे दौड़ो दौड़ो, अच्छा दौड़ रहे हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो बैठाओ ना गाड़ी में भाई। मतलब सीधा है, यूक्रेन भले ये चाहे कि उसे जल्दी से जल्दी नेटो की सदस्यता मिल जाए, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। यूक्रेन ने सबसे पहले 2008 में नेटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। कब? 14 साल पहले, 2008 से कह रहा है ले लो नेटो में, तब भी नहीं लिए। तब क्या बोल के नहीं लिए? उस समय फ्रांस और जर्मनी ने कह दिया कि इस यूक्रेन में बहुत भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र भी कमजोर है, इसलिए यूक्रेन को नेटो में शामिल करना सही नहीं होगा। तो जिस देश को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज उसके पीछे खड़े होकर कह रहे हैं लड़ो लड़ो लड़ो। क्यों? क्योंकि वो रूस से लड़ रहा है। 2010 में यूक्रेन की नई सरकार ने नेटो में खुद शामिल होने से इनकार कर दिया। थोड़ा ईगो हर्ट हो गया तो कहा हम ही नहीं आएंगे, जाओ रखो तुम। वो ले नहीं रहे हैं, तुम क्या नहीं जाओगे? और बहाना क्या बनाया कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं गुट निरपेक्ष रहना चाहता हूं। अरे भाई, जब गुट निरपेक्ष रहना चाहते थे तो पहले अप्लाई क्यों किए, और अब क्यों चाह रहे हो कि चले जाओ? लेकिन 2014 में जब यूक्रेन और रूस में पहली बार तनाव बढ़ा और कुछ इलाके में छोटे युद्ध हुए, तो फिर से यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की कोशिश शुरू की। तो 2014 में फिर कोशिश की कि नेटो में वही गाड़ी जिसमें ये लोग चलते हैं, इसको अकेले दौड़ा रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, उस गाड़ी में 2014 से इसको नहीं बैठाएं। 2014 से यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि नेटो देशों में शामिल हो जाए, लेकिन इनको सदस्यता नहीं मिली। और ये आदमी इतना होशियार है कि उन्हीं नेटो के कई देशों के कहने पर रूस से भिड़ गया। यूक्रेन नेटो में क्यों शामिल नहीं हो पा रहा है? पहले तो लोकतंत्र और भ्रष्टाचार की दुहाई दी गई, लेकिन जब रूस यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया तो नेटो के देशों को लगता है कि अगर वो यूक्रेन को शामिल कर लेंगे तो रूस के साथ युद्ध बड़े पैमाने पर छिड़ जाएगा। इसलिए नेटो के देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन संगठन में शामिल नहीं हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने को पश्चिमी मीडिया भले कहे कि रूस खत्म है, रूस के पास हथियार नहीं है, रूस का मनोबल गिर गया, सैनिक जो है भाग रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन रूस से इन लोगों को इतना डर लग रहा है कि इनको लगता है कि अगर इसको नेटो में ले लिए तो एक तो नेटो में लेंगे तो इसको पीछे से पंप करके काम नहीं चलेगा, जाके लड़ना भी पड़ेगा।
जाके लड़ना पड़ेगा तो अपने देश की हालत वैसे ही खराब है, उधर से रूस जो है वो अलग हमारे से भिड़ जाएगा। अभी तो सिर्फ पंप करने का काम है। तो बोले भले रूस खत्म हो रहा है, लेकिन इनको रूस से डर भी लग रहा है, ये नेटो देशों। और इन्होंने अभी हालत क्या की हुई है, यूक्रेन नेटो में इसलिए शामिल होना चाहता है क्योंकि नेटो एक सैन्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के जरिए संयुक्त रूप से सभी सदस्य देशों की सुरक्षा करना है। इसका गठन 73 साल पहले 1949 में हुआ। अमेरिका और कनाडा के अलावा यूरोप के 28 देश इसमें शामिल हैं और कुल इसमें 30 देश हैं। तो जरा आपको नेटो के बारे में भी बता देता हूं, बड़ा इसका जिक्र होता है कि नेटो देश, नेटो देश। नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कहते हैं NATO, जिसका मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो NATO, नेटो। और इसमें कुल देश कितने हैं? इसमें कुल देश हैं 30। यूक्रेन कह रहा है कि भाई हमको भी शामिल कर लो, लेकिन ना, तुमको नहीं शामिल करेंगे। 30 रख सकते हैं कि 31वां नहीं ले रहे हैं। क्यों? सच्चाई ये है, रूस से डरते हैं लोग। इसमें कौन कौन सा देश है? यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इसके बारे में आपको बताया ही था। इसके अलावा जो बड़ा देश जो पीछे से पंप कर रहा है, ब्रिटेन हो गया, ये भी नेटो के अंदर आता है। फिर फ्रांस है, फ्रांस भी नेटो के अंदर आता है। जर्मनी है। ये आपको बड़े देश बता रहा हूं, ऐसे 30 हैं। टर्की, स्पेन हो गया, वो भी नेटो के अंदर आता है। और इटली, ग्रीस, ये सारे देश, ये कई यूरोपीय देश हैं। डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, इसमें सब शामिल। और इसमें से 14 देश ऐसे हैं, 14 देश। ये 14 देश क्या हैं भाई? ये 1999 के बाद शामिल हुए हैं। जबकि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक देश है नॉर्थ मैसिडोनिया। ये देश आपको पता है नेटो में कब शामिल हुआ? ये नेटो में गया 2020 में, 2020 में। तो जिनको यकीन नहीं हो रहा कि नेटो के देश रूस से घबराते हैं इसलिए यूक्रेन को नेटो में नहीं ले रहे, आप देखिए नॉर्थ मैसिडोनिया को ये लोग नेटो में ले लेते हैं 2020 में। और यूक्रेन कब से हाथ पैर मार रहा है? 2008 से मारा, 2010 में कैंसिल किया, 2010 में, और फिर 2014 से हाथ पैर मार रहा है कि हमको नेटो में ले लो। ये मैसिडोनिया आ जाएगा नेटो के अंदर, लेकिन यूक्रेन को ये लोग नहीं ले रहे हैं। और ज्ञान देंगे कि रूस जो है वो तो कुछ नहीं है, उससे क्या फर्क हमको पड़ता है। तो ये लोग मूर्ख बना रहे हैं यूक्रेन को, और ये ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है। पश्चिमी देशों को पता है कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया तो पुतिन किसी भी हद तक चला जाएगा। लेकिन यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। उधर पश्चिमी देश सिर्फ हथियार देकर ही इस युद्ध को लंबा खींचने में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने कहा है कि यूक्रेन को अगले 2 साल तक के लिए हथियारों से लैस करने पर पश्चिमी देश काम कर रहे हैं। मतलब अभी ये चाहते हैं कि यूक्रेन 2 साल लड़ता रहे, युद्ध खत्म करने का प्लान नहीं है। हमारे सहयोगी हर तरह की तकनीक से लैस हैं, चाहे वो पारंपरिक हथियार हो या फिर परमाणु हथियार हो। रूस पूरी दुनिया में अलग पड़ चुका है, उसके पास सप्लाई चेन नहीं है, जबकि पश्चिमी देशों के पास सप्लाई चेन है। नई सप्लाई चेन भी बना रहे हैं जिससे पश्चिमी देश यूक्रेन को अगले 2024 तक हथियार सप्लाई कर सके। पर सवाल यह है कि तुम हथियार क्यों दे रहे हो भाई? उसको नेटो में लो, जाके खुद लड़ो। खुद क्यों नहीं लड़ते हो? पर ये यूक्रेन को समझ में आए तब तो, उसकी बुद्धि काम करे तब तो, कि ये लोग मुझे लटका के छोड़ दिए हैं। और ये लोग क्या हालत बना दिए हैं। जैसे हमारे यहां इंडिया में क्या होता है कि अगर लड़की का ब्याह हो तो कहते हैं लोग, रिश्तेदार जो हैं वो कहते हैं तुम करो ना भाई, ब्याह करो, अलमीरा जो है वो फूफा देंगे, और जो बेड है जो वो मौसी बनवा के दे देंगी, और जो फ्रिज है वो फलाना दे देंगे। दहेज प्रथा खराब है, लेकिन ये चर्चा चलती है घर के अंदर कि भाई उसकी गृहस्थी में, दहेज के तौर पे नहीं, गृहस्थी के लिए भी अगर कुछ देना होगा तो इस तरह से दे देंगे। लोग चर्चा करते हैं,
देना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, लेकिन देने में ऐसा ही कहते हैं कि फूफा ये देंगे, मौसी ये देंगी, चाचा छोटे वाले ये दे देंगे, अलीगढ़ वाली मौसी ये दे देंगी, सब कुछ कुछ दे देंगे। लेकिन बेटी का ब्याह करना आपको ही पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, टेंशन आपकी होगी, कुछ दिन पहले ये लोग घर पर आ जाएंगे बस। वैसे ही ये लोग, अमेरिका फूफा बना घूम रहा है कि हम तुमको ये दे देंगे, ब्रिटेन जो है वो मौसा जी बने हुए घूम रहे हैं कि तुम हमारे से ये ले लो, जर्मनी और फ्रांस जो हैं वो छोटे और मंझले चाचा बन के घूम रहे हैं, हम तुमको ये दे देंगे, लेकिन ब्याह तुम करोगे, मतलब लड़ोगे तुम, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। यह हालत इन्होंने यूक्रेन की बना के छोड़ दी। पश्चिमी देश इसी तरह से यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पश्चिमी देश खुद लड़ने के लिए आएंगे तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, और यह वर्ल्ड वॉर कब न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पुतिन लगातार धमकियां देते रहे हैं कि वो न्यूक्लियर बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे, क्योंकि रूस परमाणु हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर यूक्रेन और नेटो देशों ने क्रीमिया हमले वाली कोई बड़ी गलती की तो रूस न्यूक्लियर बटन दबा देगा, और पुतिन को लेकर लोग शक ना करें कि ये सिर्फ धमकाता है, पुतिन कर देंगे, ये पता है नेटो देशों को, इसलिए वो घबराते हैं। लेकिन अगर परमाणु हमला हुआ तो इस हमले से कैसी और कितनी तबाही होगी, इसे भी आज आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। इसे लेकर कुछ महीने पहले अमेरिका की एक जानी मानी संस्था है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, और मैं आपको दिखाता हूं वो रिपोर्ट क्या कहती है। जरा उस रिपोर्ट को यहां वॉल पर डालिए, आपको दिखेगा कि किस तरह से परमाणु युद्ध होगा, उसकी डिटेलिंग इस रिपोर्ट में। यह पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से न्यूक्लियर वॉर होगा। आप देखिए यहां पर दिखाया गया है कि सबसे पहले रूस जो है वो न्यूक्लियर हमला करेगा। ये जो आप गोल हिस्सा देख रहे हैं, ये रूस जो है वो न्यूक्लियर हमला करेगा, और यूक्रेन का जो हिस्सा है रूस के पास, वहां पर अटैक करेगा। कितने लोग मरेंगे, कितने घंटे में मरेंगे, अभी सब इस रिपोर्ट में है, अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें लाल रंग के जो परमाणु हथियार दिख रहे हैं, ये परमाणु हथियार हैं। ये लाल जो है, ये देखिए कैसे परमाणु होगा, हमला होगा, वो आपको दिखा रहा हूं। इसमें लाल रंग का जो हिस्सा आपको दिखेगा, क्लोज शॉट दिखाइए, ये लाल वाला आप देख रहे हैं, ये जगह है रूस के अंदर, कैलिनिनग्राद, और पहला हमला यहीं से होगा। और नीले रंग का जो हिस्सा दिखेगा वो आप देखिए, वो नेटो देशों का जो हमला होगा। तो पहला परमाणु मिसाइल हमला रूस के कैलिनिनग्राद से होगा, यह कहा जा रहा है, और ये नाटो देश जर्मनी के नजदीक है, तो यहां जर्मनी पर हमला होगा। और इस हमले के तुरंत बाद रूस पर भी ऐसा ही परमाणु हमला होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग हमले हो रहे हैं। ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं ये रूस का है, और नीला हमला जो देख रहे हैं वो रूस का है। तो इतनी जगह पर परमाणु हमला हो जाएगा, ताबड़तोड़। और कहा जा रहा है कि रूस के अलग अलग हिस्सों से करीब 300 वॉरहेड यानी 300 परमाणु हथियार, लड़ाकू विमान और मिसाइल से यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमला होगा। और इस हमले का जवाब देने के लिए यूरोप से 180 परमाणु हथियार, ये देख रहे हैं, नेटो देश भी बराबर हमला करेंगे। और दोनों तरफ से जो हमला होगा उससे कहा जा रहा है, इसकी एक रिपोर्ट आपको बता देता हूं, ये अभी पकड़ के रखिएगा स्क्रीन। 3 घंटे में कितने लोगों की मौत होगी? 26 लाख लोग। 26 लाख लोग मर जाएंगे परमाणु हमले में मात्र 3 घंटे के अंदर, दोनों ही तरफ से। रूस में भी मरेंगे, नेटो देशों में भी मरेंगे। और इस हमले के बाद यूरोप के नाटो देश बर्बाद हो चुके होंगे, इसलिए अगला सबसे बड़ा हमला कौन करेगा? अमेरिका की तरफ से होगा। और इस परमाणु हमले में अमेरिका जो है, जरा अमेरिका वाला हिस्सा दिखाइए कि अमेरिका से हमला होगा तो कैसा होगा। इसमें देखिए, इसके बाद ये अभी आपने यहां तक देखा, अब यहां से अमेरिका जो है वो इस तरफ से जो हमला कर रहा है वो रूस के ऊपर करेगा। और अमेरिका के लिए कहा जा रहा है वो 600 परमाणु हथियार से हमला कर देगा। इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल और समंदर में तैनात सबमरीन्स का भी इस्तेमाल होगा। अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस भी इतना ही बड़ा हमला करेगा। और अमेरिका पर यह हमला होगा तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कह रही है कि जब यह हमला होगा कि अमेरिका और रूस जो है वो आपस में भिड़ जाएंगे, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 45 मिनट में, 45 मिनट के अंदर, जब रूस और अमेरिका एक दूसरे पर परमाणु हमला कर रहे होंगे, 34 लाख लोग मरेंगे। 34 लाख,
यानी 3 घंटे 45 मिनट के अंदर करीब करीब 60 लाख लोगों की मौत हो चुकी होगी अगर परमाणु युद्ध शुरू हो गया। और इसके बाद भी अगर यह युद्ध खत्म नहीं हुआ तो और बड़ा परमाणु हमला होगा, और इसमें नेटो और रूस के करीब 30 बड़े शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे। और जब यह तीसरा राउंड होगा परमाणु हमले का, तो इसमें 45 मिनट के अंदर यह कहा जा रहा है कि करीब करीब 85 लाख लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। तो यानी मोटे तौर पर अगर आप देखिएगा तो 3 घंटा और 1.5 घंटा इधर, 1.5 घंटे के अंदर करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। 1 करोड़ 45 लाख है, लेकिन इसका कोई गारंटी थोड़ी कितना मरेंगे। करीब करीब 1.5 करोड़ लोग मर जाएंगे 4.5 घंटे के अंदर। इसी बीच बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है, और इसमें 50 से ज्यादा पश्चिमी देशों ने हिस्सा लिया और यूक्रेन के लिए ज्यादा सैन्य मदद भेजने की कसम खाई। खास तौर पर यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने के लिए पश्चिमी देशों ने शुरुआत कर दी है। इसी पर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेस्निकोव ने कहा है कि यूक्रेन में एयर डिफेंस के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। जर्मनी से IRIS-T आ चुका है। वो इसी में खुश है कि हमको चाचा और फूफा और मौसा क्या दे रहे हैं। लड़ना पड़ रहा है, उसका देश बर्बाद हो रहा है, ये उसको नहीं दिख रहा। नेजेम्स आने वाले, ये तो सिर्फ शुरुआत है और हमें और ज्यादा जरूरत है। यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देश अब फुल एक्टिव हुए हैं, और अगर आपको बताऊं कि वो किस तरह से क्या कर रहे हैं, जर्मनी ने यूक्रेन को 4 IRIS-T डिफेंस सिस्टम डिलीवर कर दिए हैं। यह हाईटेक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिससे रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन के शहरों और जवानों को बचाया जाएगा। इसमें एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की कीमत 1100 करोड़ रुपए है। हर मिसाइल सिस्टम में 3 व्हीकल हैं, एक मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक फायर कंट्रोल रडार। इन मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है, और इसके रडार की रेंज 250 किलोमीटर है। इसके अलावा यूक्रेन को अमेरिका से नेसेम्स एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। अब यह नेसेम्स का पूरा नाम है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। यह ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमानों के हमलों से यूक्रेन को बचाएगा। यह अभी मिलना है। अमेरिका नेसेम्स का इस्तेमाल वॉशिंगटन डीसी के एयर स्पेस की सुरक्षा और व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए करता है। इसके रडार की रेंज 120 किलोमीटर है। नेसेम्स को अमेरिका ने भारत को भी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो जो भारत रिजेक्ट कर रहा है वो ये यूक्रेन को सटा रहे हैं, ये कहते हुए कि बहुत अच्छा है, ले लो, तुम रखो, तुम इससे करना। सोचिए क्या हालत है। ब्रिटेन ने कहा कि वो यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट एमराम मिसाइलें देगा, यानी एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसे अमेरिका के नेसेम्स एयर डिफेंस सिस्टम में लगाया जा सकता है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे बिकने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी नेवी के अलावा दुनिया के 33 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। इराक और सीरिया के युद्ध में इसका इस्तेमाल हो चुका है। फ्रांस ने भी कहा है कि वो यूक्रेन को रडार और एयर डिफेंस सिस्टम देगा। अभी सब देने ही वाले हैं, दे नहीं दिया है। कनाडा ने कहा है कि वो आर्टिलरी राउंड और विंटर क्लोथिंग मुहैया कराएगा। कह रहा है मैं कपड़ा दूंगा, तुम ये ग्लव्स जो चाहिए वो मैं दूंगा। नीदरलैंड कह रहा है कि वो 15 मिलियन यूरो की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें देगा। एस्टोनिया ने कहा है कि वो विंटर क्लोथिंग, उपकरण और हथियार यूक्रेन को भेज रहा है। मतलब ये सारे वो लोग हैं जो खुद गाड़ी में चल रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है हमको बैठाओ गाड़ी में, हम कितना दौड़ेंगे, मुझे गाड़ी में ले चलो, तो गाड़ी में नहीं बैठा रहे। कह रहे हैं जूता जो है वो अमेरिका दे देगा, मोजा हम देंगे, हाफ पैंट कोई और देगा, ऊपर पहनने के लिए टी शर्ट कोई और देगा, लेकिन दौड़ोगे तुम दौड़ो। इस वक्त यूक्रेन का जोर है कि वो ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करे, क्योंकि रूस के मिसाइल अटैक से यूक्रेन की हालत खस्ता हो गई। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, उसे रिपेयर करने में बहुत वक्त लग जाएगा। रूस के हमलों से यूक्रेन में इस वक्त बिजली का बहुत बड़ा संकट हो गया है। यूक्रेन की 30% आबादी बिना बिजली के है। कीव के इलाके में करीब 300 जगह ऐसी हैं जहां बिजली नहीं है। सूमी इलाके में 200 जगहों में बिजली है ही नहीं। पश्चिमी यूक्रेन के टर्नोपिल इलाके में 100 जगह हैं जहां बिजली खत्म है। यूक्रेन में बिजली बचाने के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक केटल, हीटर, एसी कुछ मत चलाइए। एसी, हीटर वाला एसी, आयरन, माइक्रोवेव, ओवन, कॉफी मेकर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर कुछ मत चलाइए। यूक्रेन में पावर सप्लाई का 5वां हिस्सा
ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता था, लेकिन वो भी अब रूस के कब्जे में। इसलिए सर्दियां यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं। और ये लोग क्या ज्ञान दे रहे हैं कि रूस तो खत्म है। खत्म कौन होने वाला, आप देखिए, आपको बताता हूं यूक्रेन में कितनी ठंड पड़ती है। अगर आप देखेंगे यूक्रेन में ठंड का आलम देखिए, अभी आपको पता चलेगा इन लोग की कैसे कुल्फी जमेगी। अगर आप देखेंगे कि शहर कौन सा है और वहां तापमान जो है वो किस तरह से रहता है, आप देखिए। कीव में, जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां अभी 6 डिग्री सेल्सियस तापमान चला गया। 6 डिग्री। अब 6 डिग्री में बिना बिजली के घर में बैठे रहिएगा तो सोचिए क्या हाल होगा। डोनेस्क एक और शहर है जिसका आपने बड़ा नाम सुना होगा इस युद्ध के दौरान। यहां मिनिमम 1 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तापमान। 1 डिग्री, 0 पे जाते जम जाएंगे। और वहां भी कई जगहों पर बिजली नहीं है। खार्किव, यहां कितना टेम्परेचर है? यहां 3 डिग्री, मिनिमम 3 डिग्री यहां भी चला गया, मैक्सिमम 12 डिग्री जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया जो अब रूस के पास है, वहां 4 डिग्री है। यहां रात में 4 डिग्री है। नवंबर से लेकर मार्च तक यूक्रेन में भयंकर ठंड पड़ती है। और औसत तापमान ठंड में यूक्रेन के अंदर कितना जाता है आपको पता है? औसत एवरेज तापमान कह रहा हूं, -6 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। -6 डिग्री। बिजली नहीं रहेगी, -6 डिग्री है। कनाडा कह रहा है हम तुमको ठंड के कपड़े देंगे। अरे बॉस, तुम्हारे ग्लव्स से काम चलेगा ये -6 डिग्री में? तुम्हारे मंकी कैप से काम चलेगा? अच्छा, वहां मंकी कैप नहीं पहनते, हमारे यहां है। ठीक, कुछ और देंगे लेकिन दे रहे हैं, उससे नहीं चलेगा। बिजली कहां से आएगी? और कुछ शहरों में तो इससे भी बुरा हाल होता है। 2006 में लुहांस्क शहर में मिनिमम टेम्परेचर कितना गया था? -31 डिग्री सेल्सियस चला गया था। और इनको ये लोग कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, मदद करेंगे। अरे यूरोप में खुद बिजली होगी नहीं होगी, कैसे हीटर चलेगा ये पता नहीं है। रशिया से गैस देगा कि नहीं देगा। और ये लोग यहां गैस मार दे के पंप कर रहे हैं कि लड़ो लड़ो। उधर रूस रुक नहीं रहा है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में 40 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। इसमें जो हमले हुए हैं उसमें मैकरीव शहर है जहां पर 2 से 3 ड्रोन हमले हुए। यहां पर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। इसके अलावा निकोपोल शहर है, 30 बड़ी इमारतों को निशाना बनाया रूस ने। यहां गैस पाइपलाइन और पावर लाइन टारगेट पर रही हैं। माइलोव शहर है, रूसी सेना फिर से खुद को मजबूत कर रही है क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में रूसी सेना यहां पर 20 किलोमीटर पीछे हट गई थी। इसके अलावा माइकोलेव शहर है जहां के मेयर के मुताबिक रूस ने यहां बड़े पैमाने पर गोलाबारी की है। यूक्रेन को रूस के क्रीमिया वाले कर्च ब्रिज पर हमला करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही। आज आपको उसी ब्रिज की नई सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं जिस पर यूक्रेन ने 8 अक्टूबर को हमला किया था। इस पुल का एक हिस्सा पानी में गिरा हुआ दिख रहा है। ये उसी पुल की तस्वीर है जिस पर भयंकर धमाका हुआ था। और उसके बाद रूस जो है उसने धुआं कर दिया था यूक्रेन को। लेकिन उसके बगल वाले हिस्से पर ट्रैफिक भी शुरू कर दिया रूस ने। ये गाड़ियां चलती दिख रही हैं वहां पर। पुल के इस हिस्से पर कम स्पीड से गाड़ियों का आना जाना शुरू कर दिया गया है। इस पुल के बगल में रेल का पुल भी है। रूस का दावा है कि यह पुल भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस पुल का रिपेयर करने का काम चल रहा है। हमले के बाद कार्गो शिप का ट्रांसपोर्टेशन भी रोक दिया गया था, लेकिन अब वो भी शुरू हो गया है। पुल के नीचे से शिप का आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन इस हमले से रूस क्रीमिया के बीच ट्रैफिक पर असर पड़ा। पुल पर गाड़ियों की स्पीड कम हो जाने की वजह से आसपास लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है, उसकी भी तस्वीर। लेकिन रूस ने भी ये तस्वीरों में ये दिखा दिया कि भाई हम तुरंत खड़े हो जाएंगे। ये मत सोचना कि एक पुल गिराकर तुम हमारा हौसला गिरा दोगे। रूस के मिसाइल हमलों से हो रही तबाही को रोकने के लिए ही यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। वैसे तो यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो सोवियत संघ के जमाने का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसलिए वो रूस के मिसाइल अटैक से यूक्रेन को बहुत नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि एयर डिफेंस की यूक्रेन को जितनी जरूरत है उसका तो मात्र 10% अभी है। इसलिए अब यूक्रेन को हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। अमेरिका ने कई महीने पहले कहा था कि वो यूक्रेन को हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम देगा। कई महीने पहले कहा था, लेकिन सितंबर आ गया, अमेरिका कहीं और है और उसका डिफेंस सिस्टम कहीं और है।
और कह रहा है अब कि 2 महीना और लगेगा। या अमेरिका की तो बात पे ना भरोसा करना, और वो भी यूक्रेन जैसे देशों के लिए, बहुत मुश्किल है भाई। अब रूस के नए हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप के देश फिर से इस मामले में एक्टिव हुए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की प्रक्रिया तेज करने की बात कही है, पर 2 महीने बाद जब तक भेजेंगे तब तक पता नहीं ज़ेलेंस्की कहां होंगे, उनका देश बचेगा नहीं बचेगा, ऐसे हालात। एक अहम बात यह भी है कि यूक्रेन को भले ही अमेरिका और यूरोप से कितने एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएं, वो अपनी पूरी जमीन की रक्षा इनसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। जमीन के हिसाब से यूक्रेन रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन उन ठिकानों की ही रक्षा कर सकता है जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मतलब हालत यह है कि फूफा और चचा कह रहे हैं कि हम अपने घर का प्लेट उठा के, क्रॉकरी उठा के तुमको देंगे, तुम बारातियों को खाना खिला देना। उनको यह पता ही नहीं है कि कम से कम 1,500 बाराती बुला रखे हैं, और तुम्हारे घर से जो बर्तन दोगे वो 100-150 दोगे, बाकी 1000 को कैसे, 1000-1500 को कैसे खिलाएंगे? क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा है। कहां कहां एयर डिफेंस सिस्टम लगाओगे और कितना दे दोगे? यूक्रेन बस इतना कर सकता है कि इन एयर डिफेंस सिस्टम से सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक अहमियत वाली इमारतों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करे, लेकिन वो रूस की सेना को यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कब्जा करने से नहीं रोक पाएगा। रूस के खिलाफ पश्चिमी देश पूरा जोर लगा रहे हैं। यूक्रेन को नए नए हथियार दिए जा रहे हैं, रूस के खिलाफ यूएन में वोटिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये रूस का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। पूरा प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। न्यूज मीडिया क्या कर रही है वो भी मैंने आपको कल बताया। बुधवार को यूएन में, यूनाइटेड नेशन में रूस के उस कदम के खिलाफ प्रस्ताव आया जिससे रूस ने यूक्रेन के 4 इलाके अपने देश में मिला लिए। इन लोगों ने प्रस्ताव लाया, कहा कि रूस ने इल्लीगल काम किया। इस प्रस्ताव का 143 देशों ने समर्थन किया, लेकिन 35 देश ऐसे थे जिन्होंने रूस के खिलाफ वोटिंग ही नहीं की, और वो वोटिंग से एब्सटेन कर गए, मतलब बाहर चले गए। तो वोट नहीं करके एक तरह से रूस का साथ दे दिया। इसमें भारत भी शामिल था, जिसने वोट नहीं किया रूस के खिलाफ। यानी भारत पर पश्चिमी देशों का कोई दबाव काम नहीं कर रहा, और भारत अपने हितों को देखकर फैसला ले रहा है। मैंने आपको पाठशाला में बताया था ना कि कैसे अमेरिका प्रेशर बना रहा है पाकिस्तान को F-16 देकर कि भारत हमारे साथ आ जाएगा। जर्मनी कुछ और कर रहा है, सब लोग प्रेशर बना रहे थे। इंडिया प्रेशर में आने वाला रह गया, फिर उसने भाई क्या एब्सटेन कर दिया, जाओ बनाओ प्रेशर। और किस किस ने एब्सटेन किया? उसमें चीन है, वो पाकिस्तान भी है जिसको अमेरिका और यूरोपीय देश जो है वो भारत के साथ के बदले के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। उसने भी वहां जाकर कर दिया कि भाई नहीं, हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि उसको तो कटोरा लेके चलना है। वो एक तरफ से कटोरा लेके चलेगा तो उसका काम चलेगा, उसको इधर से भी जरूरत है, उधर से भी जरूरत है। श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, साउथ अफ्रीका, अर्मीनिया, अल्जीरिया, मंगोलिया और बोलीविया जैसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ जो वोटिंग हो रही थी वहां से पतली गली पकड़ ली। 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, यानी रूस का खुला समर्थन कर दिया। इसमें खुद रूस के अलावा बेलारूस, उत्तर कोरिया, निकारागुआ और सीरिया शामिल है। पश्चिमी देश इस कोशिश में है कि रूस दुनिया में अकेला पड़ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, वो तो दिख रहा है। खुद यूरोप के देश इस चक्कर में अपने ही लोगों के बीच विलन बन रहे हैं। यूरोप का हाल यह है कि वहां पर महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जर्मनी, फ्रांस, चेक रिपब्लिक जैसे देशों में लोग सड़क पर उतर गए। क्विट नेटो और आवर कंट्री फर्स्ट के नारे लगा रहे हैं कि नेटो को छोड़ो, पहले अपना देश देखो। ये वहां लोग कह रहे हैं सड़क पर उतरकर। ये देखना चाहिए जो लोग कह रहे हैं भारत में महंगाई है, देखिए महंगाई कैसे होती है कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि पहले अपने देश के हित देखो भाई। यूक्रेन युद्ध की वजह से जिस तरह से यूरोप में महंगाई बढ़ गई है, जिस तरह से वहां पर एनर्जी क्राइसिस है, उससे लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि खुद के ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ देना, क्योंकि इस टकराव की कीमत यूरोप के आम लोग चुका रहे हैं। खासतौर पर जर्मनी जैसे वो देश बहुत बुरी स्थिति में हैं, जो ज्यादातर गैस सप्लाई के लिए रूस पर निर्भर हैं। लोग कह रहे हैं भाई कि गैस की कीमत तभी तो सामान्य होगी जब रूस से सस्ती गैस खरीदोगे, और यहां पैसा है नहीं तुमको महंगी गैस के लिए देने के लिए। जर्मनी ने रूस की जगह पर अमेरिका और यूएई जैसे देशों से तेल गैस के इंपोर्ट का प्लान बनाया, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है कि यह प्लान फिलहाल कामयाब होगा और इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मैंने कहा था
ये जो महंगाई बढ़ रही है और युद्ध चलेगा तो अभी और बढ़ेगी, ये महंगाई की वजह से जब लोग सड़क पर आएंगे ना, तो ये लोग जो यूक्रेन को पंप कर रहे हैं, इनकी खुद की हवा निकल जाएगी और हो सकता है रूस को जो है यूक्रेन युद्ध में बढ़त ये महंगाई दिला दे। खैर, उस पर नजर रहेगी। लेकिन हमारे यहां और ईरान में हिजाब को लेकर एक अलग ही लड़ाई चल रही है। पाठशाला में अब हिजाब विवाद का वो चैप्टर जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधूरे फैसले के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या क्लासरूम में हिजाब पहनना मैटर ऑफ चॉइस यानी मर्जी का मामला हो सकता है क्या? आज क्या हुआ कि हिजाब पर फैसला आना था तो सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर्नाटक के उस हिजाब विवाद पर क्या फैसला देगी जिसमें क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी गई। देश में हिजाब पर रोक नहीं है, क्लासरूम के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का मामला था। पर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच थी, एक ने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, फैसला अधूरा रह गया। दोनों जजेस की राय अलग थी। एक जज ने क्लासरूम में हिजाब पहनने पर रोक को सही बता दिया, दूसरे जज ने इसे मैटर ऑफ चॉइस बता दिया कि भाई उसकी मर्जी का मामला है, वो क्यों नहीं पहन के जाएगी। हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 2 जजेस थे, एक थे हेमंत गुप्ता साहब, जस्टिस हेमंत गुप्ता, और दूसरे जज थे जस्टिस सुधांशु धूलिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि हिजाब जो है वो जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है, मतलब इस्लाम के धार्मिक प्रथाओं का एसेंशियल पार्ट नहीं है हिजाब। जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना या ना पहनना ये तो मैटर ऑफ चॉइस है, पसंद का मामला है। लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला गलत है, मतलब क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक दिया था हिजाब पहनकर स्कूल जाने में। अब आपका जरा इसका डिटेल सुनिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूलों में हिजाब पर बैन को सही ठहराते हुए 11 सवाल और जवाब के आधार पर अपना फैसला सुनाया। ऐसा नहीं कि उठा के बोल देगा नहीं ठीक है खत्म। 11 सवाल उन्होंने रखे, उसका जवाब उनके हिसाब से क्या बनता है वो बताया और फिर उसके हिसाब से फैसला सुनाया कि हिजाब जो है वो स्कूल में कॉलेज में नहीं चलेगा। सभी 11 सवाल जवाब आपको नहीं बता रहा हूं, समय कम है, लेकिन कुछ अहम सवालों के जवाब जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो दिए वो आपके सामने रखता हूं। ये सब आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, इसलिए कहता हूं डिटेल में सुनिए, समझिए। जज साहब ने क्या कहा कि पहला सवाल क्या होना चाहिए कि क्या याचिका पर संवैधानिक बेंच को सुनवाई करनी चाहिए, क्या मामला संविधान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने खुद ही जवाब दिया एनालिसिस करने के बाद कि वर्तमान में जो मुद्दा है वो ये है कि क्या छात्रों को यह अधिकार है कि वो एक सेक्युलर संस्था में अपने धार्मिक विश्वास को लागू कर सकें। यही है ना भाई कि स्कूल में हम अपने हिसाब से हिजाब पहन के जाना चाहते हैं, तो क्या एक सेक्युलर संस्था यानी स्कूल कॉलेज में आप धार्मिक विश्वास यानी हिजाब पहनने को लागू कर सकते हैं? इसमें संविधान की व्याख्या या उसे परखने का कोई सवाल है क्या? जज साहब ने कहा नहीं, इसमें संविधान की व्याख्या का मामला कहां है, इसलिए इस मामले को संवैधानिक बेंच के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं। फिर आया दूसरा सवाल, क्या राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वो कॉलेज कमेटी या मैनेजमेंट को ड्रेस तय करने का अधिकार या अथॉरिटी दे दे? इसका भी जवाब दिया उन्होंने कि संविधान के आर्टिकल 162 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी को बना सकती है। ऐसी कमेटी का निर्माण किसी रूल का उल्लंघन नहीं होता। तो यहां भी जो ड्रेस कोड लागू करने की बात स्कूल या कॉलेज कह रहा है वो सही कह रहा है। फिर था तीसरा सवाल कि आर्टिकल 25 के तहत जरूरी धार्मिक प्रथाओं का दायरा क्या है। इसमें जज साहब का जवाब था कि सरकारी फंड से चलने वाले यानी सरकारी पैसे से चलने वाले सेक्युलर स्कूल में धार्मिक रिवाजों को नहीं अपनाया जा सकता। सरकार को यह अधिकार है कि वो सरकारी फंड से चलने वाले स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा सकती है, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है ना भाई, वो लगा सकती है रोक। फिर सवाल था कि अगर हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा है तो क्या सेक्युलर स्कूल में छात्राएं हिजाब पहनने का हक मांग सकती हैं? इसमें जज साहब का जवाब था कि सरकार ने स्टूडेंट को क्लास में आने से नहीं रोका। भाई वो यही कह रहा है ना कि आप हिजाब छोड़ के आइए, मत आइए, ये तो नहीं कह रहा। अगर वो यूनिफॉर्म की वजह से स्कूल नहीं आने का चुनाव करते हैं
तो ये उनका खुद का मर्जी से लिया गया फैसला, यानी ड्रेस पहनने का फैसला, हिजाब पहनने का फैसला, ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, बल्कि मैटर ऑफ चॉइस ये है कि आपने तय कर लिया कि मुझे हिजाब बिना पहने नहीं जाने दोगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये आपने निर्णय ले लिया, स्कूल ने आपको स्कूल आने से बैन नहीं किया है। इसलिए यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। स्टूडेंट ये दावा नहीं कर सकते कि सेक्युलर स्कूल में हेड स्कार्फ पहनकर आना उनका अधिकार है, यह अधिकार नहीं है बॉस। फिर सवाल था कि क्या हिजाब पर सरकारी आदेश से शिक्षा में समानता प्रभावित हो रही है या फिर सेक्युलरिज्म प्रभावित हो रहा है? क्या इससे कर्नाटक एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य पूरा हो रहा है? जज साहब का जवाब था कि सेक्युलरिज्म सभी नागरिकों पर अप्लाई होता है, इसलिए सिर्फ एक धर्म के लोगों को उनके धार्मिक चिन्ह पहनने की आजादी दी जाए तो यह सेक्युलरिज्म के विपरीत होगा। पर क्या कीजिएगा, इस केस से अलग इस देश में सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही बनाया गया है कि एक वर्ग विशेष को आप जो है वो सारे राइट्स दे दीजिए, इस तरह का पॉलिटिकल माहौल बना दीजिए। ये इस देश में सेक्युलरिज्म की परिभाषा दिमाग में भरी गई है। पर जज साहब वो नहीं मानते, वो उस तरह से संविधान नहीं चलता। उन्होंने कहा सबको मिलेगा तब सेक्युलरिज्म है, एक को दीजिएगा तो सेक्युलरिज्म नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारी आदेश सेक्युलरिज्म के खिलाफ है या कर्नाटक एजुकेशन एक्ट के विपरीत है। यह उन जज साहब की राय थी, सोच थी फैसला सुनाने के पीछे, जिन्होंने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं जाया जा सकता, इसलिए याचिकाएं खारिज की। अब जज नंबर 2 जो थे, दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया, उन्होंने हिजाब पर क्या कहा वो आपको बताता हूं, क्योंकि उनकी राय जस्टिस हेमंत गुप्ता यानी जज नंबर 1 जिनके बारे में अभी आपको बताया उनसे अलग थी। जस्टिस धूलिया ने जब अपना फैसला सुनाया तो कहा कि उनका मत यह है कि इस केस का फैसला करने के दौरान जरूरी धार्मिक प्रथा को देखना जरूरी नहीं था। मतलब धार्मिक प्रथा है हिजाब पहनना या नहीं है, इसको तो इस पर विचार करना भी कोई जरूरी नहीं है उनके मुताबिक, क्योंकि जब आर्टिकल 25 का हवाला दिया जाता है तो यह व्यक्ति के ऊपर नहीं होता कि वो ये साबित करे कि जरूरी धार्मिक प्रथा है। यह कोई भी धार्मिक प्रथा हो सकती है। हां, यह जरूर है कि अधिकार किसी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ से जुड़े ऑर्डर के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मतलब जस्टिस धूलिया का कहना था कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट हिजाब है या नहीं है, इससे लेना देना नहीं है, यह आजादी का मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि सवाल यह नहीं है कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रथा है या नहीं। अगर किसी का इसमें विश्वास है और इससे किसी का नुकसान नहीं होता तो क्लासरूम में हिजाब को बैन करने की किसी वजह को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने स्कूल में हिजाब पहनने को फ्रीडम ऑफ चॉइस से जोड़ा और कहा कि हिजाब पहनना अपनी मर्जी का मामला है। यह जरूरी धार्मिक प्रथा हो या ना हो, पर यह विश्वास, अभिव्यक्ति और अंतरात्मा का मामला है। अगर कोई छात्रा क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यूनिफॉर्म की अनिवार्यता पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने यह भी तर्क दिया कि स्कूल एक पब्लिक प्लेस है, उसकी तुलना किसी जेल या मिलिट्री कैंप से करना सही नहीं है। स्कूलों में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए, सम्मान की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। स्कूल के गेट पर लड़कियों से हिजाब हटवा लेना उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है, यह जस्टिस धूलिया को लगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने स्कूल रूम में छात्राओं को हिजाब पहनने की आजादी देने का समर्थन किया, तो उसके पीछे एक तर्क यह भी दिया कि हिजाब पर रोक से लड़कियों की पढ़ाई छूट जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर छात्रा ने हिजाब मर्जी से पहना है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कंजर्वेटिव फैमिली तभी उसे स्कूल जाने देगी, तो फिर यह हिजाब उसके लिए एजुकेशन पाने का टिकट है। राज्य सरकार और स्कूल प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या ज्यादा जरूरी है, लड़कियों की पढ़ाई या ड्रेस कोड को लागू करवाना। हमें यह बताया गया कि हिजाब पर रोक लगने से कई छात्राओं को स्कूल छोड़ना पड़ा और मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्हें उस क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल रही। आज सुप्रीम कोर्ट के स्प्लिट फैसले के बाद बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जहां यूनिफॉर्म की बात आती है वहां निजी पसंद का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि बात यूनिफॉर्म की है। और यहां तक कि कोर्ट के अंदर भी यह निजी पसंद तो नहीं चल सकती ना भाई। कल को कोई कहे कि मेरी अंतरात्मा की बात है कि मैं हाफ पैंट पहन कर आऊंगा कोर्ट के अंदर, तो जज साहब को चलेगा क्या? कोई ये कहेगा कि मैं जो है वो टॉपलेस आऊंगा,
मेरी अंतरात्मा कहती है, मेरी फ्रीडम का मामला है, तो जज साहब को चलेगा क्या? ये लोग चर्चा कर रहे हैं, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कोर्ट के अंदर का एक मामला बताता हूं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब जज साहब ने सुनवाई में पेश होने वाले आईएएस अफसर को उनकी ड्रेस कोड के लिए लताड़ लगा दी थी। आप वो वीडियो देखिए कि कैसे ड्रेस को लेकर जज साहब ने अफसर की क्लास लगाई थी। ये पटना हाईकोर्ट का मामला है, कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था। एक बार सुनिए, फिर आगे की बात कहता हूं। You are an IAS officer? Sir, 2014 batch, sir. You are not in proper dress, sir. Sir, I'm extremely sorry, sir. Show me any exemption. Sir, Where is the exemption for dress code? sir, I was been told that I must wear the tie. Huh? I must wear the tie, sir. Otherwise, Huh? I'm in a formal you- attire, sir. I beg your Then why pardon, I should hear you when you are not in the proper sir. dress Sir, I code? beg your pardon, sir. Sir, I'm sorry, sir, for that. Whenever you are appearing in the court, you should be in a proper dress code. That too, especially IAS, IPS, IFS. Just like you have entered cinema hall. Do you think that this is a cinema hall? पटना हाईकोर्ट के जज साहब ने आईएएस अधिकारी जिसने फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी, उसका लेफ्ट राइट सेंटर कर दिया, ये बोलकर कि तुम सिनेमा हॉल में आए हो जी। हाँ, बिना टाई के आ गए हो, बिना कोट के आ गए हो, या बिना कॉलर का शर्ट बंद किए आ गए हो। ड्रेस कोड नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? तो जब अदालत की बात है, कोर्ट की बात है, तो ड्रेस कोड जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। जज साहब ही ना कह रहे, मैं थोड़ी कह रहा हूं। और यही लोगों को याद आ रहा आज वीडियो देख देख कर कि भाई वहां कोर्ट के अंदर ड्रेस कोड इतना जरूरी है कि आईएएस ऑफिसर की धज्जियां उड़ गई। और स्कूल के अंदर जहां समानता का मामला है, हर स्टूडेंट के दिमाग में यह भरने का मामला है कि इस देश में सब बराबर है, वहां ड्रेस कोड जो है और हिजाब जो है, वो अंतरात्मा की आवाज, वो फ्रीडम ऑफ का मामला, वो चॉइस का मामला कैसे हो सकता है? ये लोग पूछ रहे हैं, ये वीडियो दिखा दिखा के पूछ रहे हैं। जस्टिस धूलिया की चिंता इस बात पर थी कि लड़कियों की पढ़ाई ना छूटे, इस पर ध्यान देना जरूरी भी है। लेकिन कई लोगों का सवाल यह है कि क्या इस तरह से रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि कल को अगर रूढ़िवादी परिवार यह कहने लगेंगे कि भाई बुर्का पहनकर मेरी लड़की स्कूल जाएगी तो जाएगी, नहीं तो इसको हम स्कूल नहीं भेजेंगे, तो क्या कीजिएगा? स्कूल में अब बुर्का चलेगा? एग्जामिनेशन सेंटर में लड़कियां क्या बुर्के में जाएंगी? आप आई कार्ड कैसे चेक करेंगे? कल को कोई कह देगा कि भाई हम जो है वो बच्ची को तभी पढ़ने भेजेंगे जब स्कूल के अंदर दीवार का रंग इस तरह का, कुछ भी उल जलूल कुछ भी बात कह दी जाए, तो क्या पढ़ने भेजना है इसलिए उसको भी स्वीकार किया जाएगा? क्या हम इस आधार पर इसका समर्थन करने लगेंगे कि बुर्का पहनकर स्कूल जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर इससे रोकेंगे तो लड़कियों की पढ़ाई छूट जाएगी या उनके परिवार उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल जाने नहीं देंगे? क्योंकि समाज में तो इस तरह की सोच वाले लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि हिजाब न पहनने से लड़कियां आवारा हो जाएंगी। हाँ भाई, लोग कह रहे हैं हालात बिगड़ जाएंगे, लड़की आवारा हो जाएगी, लड़के आवारा हो जाएंगे अगर लड़कियां बिना हिजाब के घूमेंगी। ये यूपी के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क। सुनिए भाई साहब को। तो देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और या जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। सुन लिए, लड़की हिजाब नहीं पहनेगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। अरे बॉस, आपका लड़का आवारा हो रहा है, समाज में लड़के आवारा हो रहे हैं, तो लड़कों की सोच बदलिए, लड़कों को पढ़ाइए लिखाइए, दिमाग में जो कचरा भरा है वो निकालिए।
लड़के आवारा हो जाएंगे, इसलिए लड़कियों को पर्दे में ढक दो, ये कोई उपाय नहीं है और किसी भी धर्म के लिए नहीं है। अब जो रूढ़िवादी और कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं वो सब इसी के बहाने मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब थोपेंगे, जैसा कि आज ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनना अल्लाह का हुक्म है। एक बार उनको भी सुन लीजिए। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। कितने ही जानकारों, इस्लाम के जानकारों से बात कीजिए, कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुमको इस तरह से पहन कर रहना और सिर ढक कर रहना है। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरल के राज्यपाल हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था जिल्बाब का जिक्र था, ऐसे दुपट्टा सामने से लेने का जिक्र था, और वो भी इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर अल्लाह का हुक्म होता तो एसेंशियल पार्ट होता ना इस्लाम का, लेकिन ओवैसी ने बोल दिया। पर सवाल तो ये भी है कि जब हिजाब को अल्लाह का हुक्म बता रहे हैं तो फिर मैटर ऑफ चॉइस कहां से आया? फिर तो खत्म हो गया मैटर ऑफ चॉइस। और देश में क्या हर जगह मुस्लिम लड़कियां हिजाब ही पहन रही हैं? अगर अल्लाह का हुक्म है तो क्यों नहीं सब पहनते? लेकिन ये लोग किस तरह से अपनी सियासत के लिए ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपको समझना होगा। क्योंकि भारत में हिजाब बैन नहीं हो रहा, बॉस, इस बात को समझिए। घर में, मार्केट में, मॉल में, सिनेमा हॉल में, जहां हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना जाइए। स्कूल के ड्रेस कोड का मामला है। अच्छा, भारत में जहां हिजाब को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं ईरान में 1 महीने से हिजाब के खिलाफ वहां की महिलाएं ताकतवर इस्लामिक सत्ता से लड़ रही हैं। अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो इस्लामिक कंट्री में कैसे हो रहा है कि महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं? वहां महिलाएं हिजाब जलाकर, अपने बाल काटकर विरोध जता रही हैं। एंटी हिजाब आंदोलन को रोकने के लिए ईरान की सरकार हर तरीका अपना रही है। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। सड़कों पर खुलेआम ईरानी पुलिस फायरिंग करके लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन थम नहीं रहा। और अब यह विद्रोह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, यह विद्रोह दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है। और बावजूद उसके हमारे यहां उसी हिजाब को थोपने की लड़ाई चल रही है। और किसी का अगर मैटर ऑफ चॉइस भी है तो स्कूल की उस चारदीवारी के बाहर वो मैटर ऑफ चॉइस पूरी तरह से आपको उपलब्ध है। ये मैटर ऑफ डिसिप्लिन है स्कूल के अंदर। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको एक बार फिर जाने से पहले याद दिला दूं, अगले हफ्ते से सोमवार से पाठशाला की क्लास शुरू होगी रात 8:50 पर। 8:55 नहीं, 8:50 टाइम पर घंटी बजने के पहले क्लास में आ जाइएगा। नमस्कार।